हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका न्यूमेरिकल का दंगल इस सेशन में। ये न्यूमेरिकल का दंगल 3.0 है। इससे पहले मैं 2 सेशंस ले चुकी हूँ ऑलरेडी मैराथन्स इसके। हर 6 महीने के बाद ये आपका न्यूमेरिकल्स का एक सेशन लिया जाता है जिसमें आपको पिछले 1-2 सालों में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं आपके इकोनॉमिक्स के टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप कि आपने अपना पेन पेपर निकाल लिया होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे इन न्यूमेरिकल्स को। और हर बार जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं आके सक्सेस स्टोरीज में कि मैम आपके वो न्यूमेरिकल वाले जो आपने आखिरी दिनों में सेशंस लिए थे दे वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, और उसके कारण एग्जाम्स में डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल्स ठीक हुए और स्कोर बूस्ट हुई और जिसके कारण हमारा एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल हुआ। तो आपके लिए भी ये सेशंस बिल्कुल हेल्प करेंगे, पूरा एंड तक देखिएगा इसको। ठीक है जी। और साथ साथ में मेरे सॉल्व करिएगा। और न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज है जिनको एक बार सीखना करना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार जब आप सीख जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में ये है कि हमेशा उसी तरह के न्यूमेरिकल्स हर बार रिपीट होते हैं, है ना। जैसे पिछले 2-3 साल के अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली आप न्यूमेरिकल्स एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। बिकॉज जो फार्मूले हैं, करने का तरीका जो है, मेथड जो है वो वही रहता है, सेम, वो बदलता नहीं है ना। तो अगर पिछले सालों के हम कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में सही होंगे, क्योंकि हमको तरीका पता चल जाएगा, फार्मूले पता चल जाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो भी मेथड्स होता है वो पता चल जाएंगे। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। और आप सबको बता दूं कि इकोनॉमिक्स की किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी लेक्चरर, एपी, या फिर आरबीआई ग्रेड बी, डीपीआर, या गेट इकोनॉमिक्स, या यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर मौजूद है विद बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट सोर्सेज। एंड इकोनॉमिक्स के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हाईएस्ट सक्सेस रेट है हमारा। आप चैनल पर हमारे जाके सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं। ठीक है जी। हाल ही में यूपीएससी का एग्जाम हुआ, तो कल स्टूडेंट क्लास में एक बोल रहा था कि मेरा भी यूपीएससी का एग्जाम था और उसमें जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर था उसमें आपकी क्लासेस से काफ़ी हेल्प मिली। हालांकि हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स कोई नहीं है, बट द थिंग इज कि इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं और किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स एक पार्ट है, तो आप हमारी क्लासेस पर रिलाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। 21 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए मेरे साथ साथ आप भी। तो देखिए इसका डेरिवेशन निकालिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करना है मुझे dy/dx। ठीक है। तो अब इसमें क्या लगेगा, u/v का फार्मूला लगेगा। ठीक है। u/v का क्या फार्मूला होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन वाली क्लास में करवाया हुआ है आपको। सबसे पहले क्या करना है मुझे, देखो u/v का इस तरह से अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले v को वैसे ही रखो, ध्यान से समझो, फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को वैसे रखो, v का डेरिवेशन डिवाइड बाय v²। ठीक है, दैट इज द फार्मूला। तो करिए मेरे साथ सॉल्व ये फार्मूला लगा के। dy/dx निकालने के लिए पहले v को वैसे लिखो 1 - 2x और डिफरेंशिएशन करो u का, क्या आएगा 1 + x का 1 आएगा, राइट। माइनस फिर आप u को वैसे लिखो और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 - 2x का -2 आएगा। इसके लिए आप बेसिक जो क्लास है हमारी डेरिवेशन कैसे करनी है वो देख सकते हैं। फिर v² आ जाएगा 1 - 2x का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 2x माइनस मल्टीप्लाई करिए -2 - 2x डिवाइड बाय 1 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है। आपके लिए मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूँ। +2 अंदर माइनस है तो बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, +2x बन जाएगा ये, डिवाइड बाय 1 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है। -2x +2x कट गए तो 1 + 2 कितना 3 बचा, 3/1 - 2x का होल स्क्वायर। यानी कि ये सेकंड आपका जो है सही जवाब
सेकंड वाला, ठीक है जी। आगे देखो, कहते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ओ एंड ओ, देखो ओ पॉइंट दिया हुआ है उसने 0 0, पी पॉइंट दिया हुआ है 2 3, ठीक है। इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशन दी हुई है 2x - 3y < 5, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि इन पॉइंट्स की पोजीशन जो है इनसाइड कौन सी होगी और आउटसाइड कौन सी होगी, इनमें से मुझे चूज करना है इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट ओ पुट करते हैं, पॉइंट ओ पुट करते हैं यानी कि 0 0, कितना आएगा ये पुट करके देखो, 0 - 0 यही आएगा, 0 5 से लेस है। अगर ये सही है मतलब इक्वेशन 0 इज लेस देन 5, दैट मीन्स ठीक है, पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड है पर ग्राफ में, ठीक है, इनसाइड। अगर अब पुट करो P2 3, ठीक है, मतलब x को आप 2 ले लो और y को 3 ले लो। अब देखना 4 - 9, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज -3 है, यहाँ पे प्रिंटिंग टाइपिंग का एरर है ये, यहाँ पे -3 है, ठीक है, -3 है ये, तो यहाँ पे -3 आएगा यानी कि 3 3 का 9 तो +9 हो जाएगा ये। 9 10 11 12 13, 13 5 से कम है नहीं है, 13 5 से कम, 13 5 से कम नहीं है, दैट मीन्स ये पॉइंट इनसाइड नहीं है, दैट मीन्स ओ इनसाइड आएगा और पी आपका आउटसाइड आएगा। फर्स्ट आंसर इसका आपका सही आएगा, ठीक है, आंसर फर्स्ट। अगला देखिए, ये दिया गया आपको क्वेश्चन, एज्यूम करिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन उसने दे रखा है और कैपिटल स्टॉक दे रखा है, आपको टाइम पाथ ऑफ कैपिटल स्टॉक के पता करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितना दे रखा है उसने, इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड टी इतना दे रखा है, ठीक है। तो आपको फाइंड द टाइम पाथ ऑफ कैपिटल स्टॉक के, कैपिटल स्टॉक को के लिखा उसने, ठीक है, तो के अगर टी की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो के विल बी 25, इसका मतलब ये, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना मुझे के निकालना है, तो एक चीज ध्यान से समझो, आपको याद है जब भी हम अपने ग्रोथ मॉडल्स करते हैं उसमें हम एक इक्वेशन करते हैं कि चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, है ना, चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो कैपिटल, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उलट होते हैं, है ना, एक दूसरे के उलट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3x², इसका आप डेरिवेशन करो कितना आएगा 6x, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा 6x²/2, यही आएगा 3x², 3x²। बात समझ आई, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे से बिल्कुल उलट है ना। एक इक्वेशन का मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया 6x आ गया, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा से वो 3x² बन जाएगा। तो यानी कि ये चीज इधर आकर क्या बनेगी, इंटीग्रेशन बन जाएगी ऐसे, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। कितना दिया हुआ है 12t1/3, ठीक है, इसका आपको करना है। तो करिए, इंटीग्रेशन का रूल क्या है, पावर में 1 प्लस कर दो, 1 + 3 ओवर +1 कर किया मैंने, तो ये मेरा आएगा 4/3, 4/3 डिवाइड बाय 4/3, ठीक है। तो 12t 4/3 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा ना, तो कटिंग कर दो, 4 3 का 12, ये आ जाएगा 9t 4/3, ठीक है। अब उसने दे रखा है आपको, अच्छा एक चीज और, इंटीग्रेशन का रूल होता है हम +c जरूर लगाते हैं, आपको पता ना, प्लस कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। तो t 0 है तो कैपिटल विल बी 25, यानी कि अगर मैं t को यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ, है ना, तो c कितना निकलेगा, तो अब यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा ये सारा सॉल्व करके, है ना, तो c आपका 25 आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 9t 4/3 + 25, देखो सेकंड आंसर सही हो गया, सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, इंटीग्रेट करना है मुझे, इसे इंटीग्रेट करना है इस क्वेश्चन में, कैसे करोगे इंटीग्रेट,
देखो अब ये इंटीग्रेशन है डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में जब भी इंटीग्रेशन हो तो याद रख लो पहले उसको डिवाइड कर लो, 1 पे ही जाएगा ये x प्लस 5, 1 का x प्लस 5, ये कटिंग हो जाएगी, माइनस आएगा और 3 माइनस 5 माइनस 2 बचेगा, राइट। तो ये कैसे लिखते हैं हम, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब कैसे नॉर्मल एक फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कैसे करते हो, अगर आपको ये रूल भूल जाए बाय चांस, है ना, तो एक सिंपल सा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन ले लो, सिंपल सा मिक्स फ्रैक्शन। अब बताओ इसको बचपन में नहीं मतलब 9th क्लास में आप कैसे किया करते थे इसको सॉल्व, 5 2 का 10 प्लस 3 ऐसे नहीं किया करते थे, 10 प्लस 3 13, 13/5 ऐसे ही होता था ना। तो सेम इसी तरीके से आपको इसको करना है, दैट इज x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 5, ऐसा ही होगा ना, बिकॉज ऑल ऑफ यू आप सभी हायर एजुकेशन में हो, कोई मास्टर्स कर रहा है, किसी ने कर ली है, कोई PhD कर रहा है, दैट्स वाई वो 9-10th वाला पीरियड आपका बचपन ही हुआ। सो x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 5 प्लस 2 ओवर x प्लस 5, ये बच गया, कटिंग होके मेरे पास इतना रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है मेरे लिए, अब ना इसका करो इंटीग्रेशन, इसका, ठीक है, 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 5 का, चलो करिए, कितना बताया मैंने, 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 5, इसका करिए अब इंटीग्रेशन, कितना आएगा, 1 का x आ जाएगा इंटीग्रेट करके और इसका लोगैरिथम हो जाएगा। आप 1 ओवर x का इंटीग्रेशन करोगे तो लोगैरिथम 2 वैसे का वैसा लोगैरिथम x प्लस 5, ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम प्लस c कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। सो द करेक्ट आंसर माइनस था बीच में, हाँ ये -2 था, सॉरी इट वाज -2 था ना ये, सो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, x -2 लोगैरिथम x प्लस 5 प्लस c, सो द करेक्ट आंसर इज 4th वन। आगे देखो, u की वैल्यू निकालनी है, जून 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ से y निकाल के सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से y निकालूंगी 1 माइनस 4x। अब देखो ये क्वेश्चंस ना आते सबको होंगे, सबको पता समझ आ रही है कि ऐसे करना है, पर एग्जाम में आपका कंपटीशन किस चीज का है अब, कि सबसे तेज कौन निकालता है, सबसे फास्ट कौन सॉल्व करता है, और जिसके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा चांसेस है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको वो टाइम दे पाए और उनके वो सही हो पाए, है ना, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना आपका कंपटीशन होता है जल्दी निकालना और सही जवाब जल्दी निकालना, ठीक है। तो देखिए -y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x, ठीक है, तो अगर मुझे साइन हटाना है ये वाला माइनस का, तो इस साइड साइन बदल जाएंगे, -1 प्लस 4x आ जाएगा, राइट। अब इसको यहाँ पे पुट करिए, u इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, करिए सॉल्व। अब यहाँ पे आपका a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो इट वुड बी 6x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो साइन हट जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 4 का 8x, राइट। तो 16 17 18 19 20 21 22 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये आपका u आ गया, ठीक है, दैट इज योर u। अब अगर तो उन्होंने आंसर में जस्ट ये इक्वेशन लिखी होती तो यहाँ तक काम खत्म था, मेरा आंसर आ जाना था, पर ये आंसर मेरा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने पूरा एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है ऑप्शंस में मुझे, यानी कि मुझे इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं और सॉल्व कैसे करूँगी, कैसे मुझे यहाँ पर अब u की एग्जैक्ट फिगर पता चलेगी, उसके लिए मुझे फिर से डिफरेंशिएशन के रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो लिखिए पूरी इक्वेशन यहाँ पे क्या आई है, 22x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, देखो यही है, यही है। चलिए 22x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, राइट। तो इसको करो आप डिफ्रेंशिएट, u को करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 44x माइनस 8 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो क्या रूल है आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का कि हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, है ना।
तो 0 के इक्वल पुट करके एक्सट्रीम वैल्यू जैसे हम निकालते हैं वैसे वाला प्रोसेस कर रही हूँ। तो 44x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और x मेरा 8/44 बन रहा है, देखो है ना। कटिंग करना जरा इसकी 8/44 की। 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 2 1 का 2, तो x मेरा 2/11 आ गया। अब आगे देखो, मुझे निकालना है u, ठीक है। पुट कर दो u पर, यहाँ पे पुट कर दो x का स्क्वायर माइनस 8 to 11 प्लस 1, 22 मल्टीप्लाई 2 2 का 4 और 121 माइनस 8 2 का 16/11 प्लस 1। साथ साथ खुद सॉल्व करिए, मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ, बस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस है और कुछ नहीं है, ये तो आपको खुद करना है, ठीक है। कटिंग करो 11 2 का 22, 11 11 का, तो कितना बचा यहाँ पे 8/11 माइनस 16/11 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लोगे ना, 8 माइनस 16 प्लस 11 कितना आएगा, -8 प्लस 11 3/11 आ जाएगा आपका। ये कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योर सेल्फ ना। 3/11 आ रहा है सबका, 3/11 सबका आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A एंड B, दो इवेंट्स दे रखे हैं इस तरह से। PA0 आपका 0.4 है और A इंटरसेक्शन B आपका 0.2 है। तो बताइए P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B0 क्या होगा। यहाँ पे लगेगा इसका फार्मूला, तो फार्मूला देख लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B0 का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एक दो और फार्मूले लिख लो। अगर मुझे सिंपली A यूनियन B का निकालना होता है तो ये फार्मूला मेरा ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। और अगर मुझे A0 निकालना है तो इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B0 निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। और अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B0, ठीक है, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से माइनस कर दो जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसको, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड दिस वन माइनस दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये चीज तो मुझे गिवन है पर ये चीज गिवन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था ये चीज कैसे निकालो। देखो अगर आपको A निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नोट कर दीजिए, 1 माइनस 0.4 कर दीजिए, 0.6 आ जाएगा। तो व्हाट इट विल बी 0.6 माइनस 0.2, सो योर आंसर इज 0.4। 0.4 सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा वही है, एग्जाम में टाइम ले सकता है। प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है सबकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads in simultaneous toss of 2 coins. Probability of getting a queen from a single draw of a card from a well shuffled pack of cards. Probability of getting a white ball from a bag containing 3 white and 7 black balls. Probability of getting an even number from a single roll of a fair die. देखिए मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिए। तो सबसे पहले उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads in simultaneous cones of 2 coins। अब ये वाला इजी है, इजी है, 2 heads हैं, 2 coins हैं, 2 heads का आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है, 2 coins है। कैसे बनेगा, पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं फटाफट से। TT और TH बना लिया सैंपल स्पेस। अब 2 heads की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एक ही है फेवरेबल आउटकम, है ना, और टोटल आउटकम फेवरेबल ओवर टोटल 1/4, इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। अगला, अब ये जो अगला आ गया आपका ताश के पत्तों वाला, जो आप बचपन में खेला करते थे, 52 कार्ड्स इसमें होते थे, उसका ये क्वेश्चन है। तो मुझे इतना बताइए कि क्वींस कितनी होती थी उसमें। 52 कार्ड्स जो आप खेला करते थे बचपन में, उसमें क्वींस कितनी होती थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन फ्रॉम ए सिंगल ड्रॉ ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। क्वींस कितनी होती थी, जो मुझे पता है उसमें 4 क्वींस होती थी। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे, हाँ ये देखो 4 सूट्स होते थे स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड में, क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स। 4 सूट्स होते थे, तो हर एक में 4 किंग्स, 4 जैक्स,
मतलब हर एक में एक किंग हुआ, क्लब में एक किंग, हर्ट में एक किंग, फिर हर के में एक क्वीन हुई, है ना। तो इस तरह टोटल 4 किंग, 4 जैक, 4 क्वींस ऐसे होते थे ये, है ना। तो यानी कि 4 क्वींस होती हैं इसमें, तो कितना बनेगा ये, टोटल 52 कार्ड्स है, यानी कि 4/52 फेवरेबल ओवर टोटल। फिर अगला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। अब ये बहुत इजी है भाई, टोटल बॉल्स है मेरे 10, आपको व्हाइट की पता करनी है, व्हाइट की तो 3/10 आएगा, फेवरेबल 3, टोटल 10। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर फ्रॉम ए सिंगल रोल ऑफ ए फेयर डाई। अब फेयर डाई की सैंपल स्पेसेस लिख लो, 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 इवन नंबर्स है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम 3/6, यानी कि 1/2 बनेगा कटिंग करके। ठीक है, अब देखो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कैसे, आंसर्स क्या क्या आए हैं, 1/4 है, 4/52 है, 3/10 है और 1/2 है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या हम इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट करें उसमें क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो देखिए इसका एक और मेथड होता है, शायद आपने पेपर 1 में एप्टीट्यूड वगैरह में ये चीज़ें सीखी हो कहीं, कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन है तो उसको कैसे पॉइंट्स में लगाए बिना भी हम पता कर सकते हैं छोटा बड़ा। तो अगर तो वो चीज़ सीखी है ठीक है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके फ्रैक्शन में निकालना सिखा देती हूँ, जल्दी से जल्दी कैसे हम उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में निकाल। देखो ये दो तो सिंपल है, 1/4 इसका तो आई थिंक आपको तो 1/4 इसका तो सिंपली हमको वैसे ही मुझ बन याद होता है ना, कि 0 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे हम, 4/2 का 8 और 4/5 का 20, यानी कि 0.25 कर देंगे। अब 4/52, 4/52 को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट विल बी राइट। आप देखो ना, इससे एक चीज देखो, 452 कि मुझे यहाँ पे ना वो लगाने पड़ेंगे काफी सारे, कि मुझे यहाँ पे जीरो काफी सारे एक जीरो से बात चलेगी नहीं, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर और जीरो लगाने पड़ेंगे, देखो फिर जाके मुश्किल से बहुत 0.00 समथिंग ये पहुंचेगा आपका। ठीक है, फिर सारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 3/10 का देखो, 3 अंदर रखो 10 बाहर रखो, 0 लगाया, ठीक है, यहाँ पर भी 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 10 3 का 30, सिंपली ये जा रहा है आपका 0.3। ठीक है, फिर 1/2 का क्या होता है, 0.5 होता है। बस इससे आपको आंसर पता चल जाएगा। अब देखो इसका 4th वाला आंसर बन रहा है, उसने क्या कहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे कम वाला पहले लगाना है। सबसे कम वाला मेरा ये आया था बी सबसे कम आया था, उसके बाद ए जाएगा, उसके बाद सी जाएगा, उसके बाद डी जाएगा, एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट। एक कैंडिडेट है वो 3 पोस्ट का उसने इंटरव्यू दिया, सिलेक्टेड हुआ है। फर्स्ट पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं, सेकंड पोस्ट के लिए 4 हैं और थर्ड के लिए 2 हैं। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर एट लीस्ट 1 पोस्ट। प्रोबेबिलिटी पता करो कि कम से कम एक पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हुआ है। याद रखो जब भी कम से कम वाली चीज निकालनी होती है एग्जाम में, एट लीस्ट वाली चीज, तो ये फार्मूला लगा देना, एट लीस्ट कभी भी निकालना है 1 माइनस ना तो वो पहली पोस्ट के लिए हुआ, मल्टीप्लाई ना दूसरी के लिए हुआ, ना तीसरी के लिए हुआ, ऐसे करके ये एटलीस्ट निकल आएगा। ठीक है, तो पहली पोस्ट का पहले निकालो आप, ए का कितना आएगा, फर्स्ट 3 कैंडिडेट्स थे ना फर्स्ट पोस्ट के लिए, सो इट विल बी 1/3, क्योंकि बंदा तो एक ही है ना, कैंडिडेट तो एक ही है, और बी के 1/4 और सी का 1/2 है ना। इनका नोट निकाल लो अब, मतलब 1 में से आप 1/3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1/3 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा, बी नोट
1 में से 1/4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है। और ये 1/2 आ जाएगा, है ना। अब इस पे पुट कर दीजिए, दैट इज 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, कटिंग हो जाएगी इसकी 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 इसकी, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4, 3/4 आंसर आ रहा है सबका, देखो 3/4, यस 3/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखिए, डाटा अबाउट द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर उसने दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, एस्टिमेट करना है लाइकली सेल्स फॉर द प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ₹10 करोड़ ऑफ रुपीज। तो देखिए अब यहाँ पे ना क्या दिया हुआ है उसने, पहले तो ये समझो कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या सिस्टम है इसमें। जब हम रिग्रेशन मॉडल एक बनाएंगे, है ना, यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल बनेगा, रिग्रेशन मॉडल में जो डिपेंड क्या करता है, सेल्स डिपेंड करती हैं एडवर्टाइजमेंट पर, है ना। सेल्स, मेरी सेल्स डिपेंड करती हैं एडवर्टाइजमेंट कितनी मैं करती हूँ, ऐसे बनेगा ये मॉडल, ठीक है। यानी कि ये y बनेगा आपका और ये बन जाएगा x मेरा, ठीक है। अब उसने यहाँ पर ना क्या क्या दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है 10, ठीक है। x बार दिया हुआ है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 1.5, राइट। अब इसका एक फार्मूला होता है आपका, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बनाओ, y माइनस y बार इज इक्वल टू b/x, x माइनस x बार, है ना। तो और b/x का फार्मूला क्या करवाया हुआ है आपको, कोरिलेशन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन x, देखो यही होता है ना। तो पुट करते हैं यहाँ पे, r पुट कर दूं 0.9 मल्टीप्लाई y का आपका 10 आ गया और x का आ गया 1.5, है ना। तो इट विल बी लाइक पॉइंट से पॉइंट में काट देती हूँ, तो 90/15 ऐसे ही लिख लो, अभी बाद में कटिंग करते हैं, ठीक है। तो y माइनस 40 इज इक्वल टू 90/15 एंड x माइनस 6, राइट। मुझे पता क्या करना है, सेल्स, लाइकली सेल्स पता करना है कि y पता करना है। अगर आपको x दिया हुआ है 10, ठीक है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं लगा देती हूँ, राइट, 10 लगा देती हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया y माइनस 40 इज इक्वल टू, इसकी कटिंग कर ले 5 पे, 5 1 का 5, 5 8 का 40, फिर 5 3 का 15 एंड 3 6 का 18, राइट। यहाँ 6 आ गया और 10 माइनस 6 4 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 24 में आप 40 प्लस कर दो, कितने आ गए, 64 आ गया मेरा आंसर, 64 है, हाँ 64 करोड़, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आगे देखो, x बार y बार की वैल्यूज दे रखी हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, आपको पता क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। तो वही है यहाँ पर भी, y माइनस बार ये लगाइए और b/x लगाइए और x माइनस x बार लगाइए, ठीक है। तो y माइनस 3 आ जाएगा और ये आ गया माइनस 0.6643 एंड x माइनस कितना आएगा, ये क्या x बार कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मिस प्रिंट है, 32 है ये, y बार 38 है और x बार 32 है, सही कर लो यहाँ पे 32 एंड 38, ठीक है। सो x बार इज 32। तो अब इसको सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू माइनस 0.6643x प्लस, अब आप कहोगे मैम इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करें, लेट्स सी मैं आपको बताती हूँ। हमको क्या करना है, सिर्फ 6643 को आप 32 से करो, पॉइंट भूल जाओ अभी, ठीक है। 3 2 का 6, 4 2 का 8, 6 2 का 12, 6 2 का 12, 13 मल्टीप्लाई 3 3 का 9, 4 3 का 12
19, 18। अब देखो एग्जाम में ना इतना आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना, बिकॉज कैलकुलेटर अलो नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह की स्पीड तो आपकी थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये 5, 10, 9, 10, 11, 12, 11 और ये आएगा समथिंग, ठीक है। दैट मीन्स अब पॉइंट की बात करते हैं। 4 रकमों के बाद पीछे से पॉइंट लगा दो, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 21.2576, ठीक है। मैं राउंड ऑफ करके भी नहीं लिख रही, पूरा लिख रही हूँ। तो देखो बस अब आप सिंपली क्या कर दो, इसको सॉल्व करो। 6643x प्लस 21.2576 प्लस 38, यानी कि आपको इसमें 38 प्लस कर देना है। कैसे करोगे? 38.0000, दैट इज ये सेम आ जाएगा 52.9, 59 पॉइंट समथिंग, यानी कि y इज इक्वल टू ये आपका x वाला सेम वैसे रहा प्लस 59.2576। ये आएगा का फोर्थ वाला आंसर, है ना। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे देखो, x अगर पॉइजन वेरिएट है विद मीन लैम्डा, तो x प्लस 1 कितना होगा? x प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? x एक पॉइजन वेरिएट है विद मीन लैम्डा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस 1। देखो अब एक चीज़ ध्यान से समझो, जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपकी ये चीज़ कितनी आती है, याद करो। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि ये आपका होता है लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा ओवर एक्स का फैक्टोरियल। ये हमने किया हुआ, इतनी चीज़ याद है आपको, है ना। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है मुझसे x प्लस 1, ये पूछा है उसने मुझसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो उसने मुझसे x प्लस 1 पूछा है ना, स्मॉल x ले लो, कैपिटल ले लो, जो भी लेना है, वो इसकी टर्म्स में पूछा है। ये देखो, मतलब उसने px की टर्म्स में वो चीज़ पूछी है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट विल बी लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा ओवर, सो लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा ओवर एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मुझे x प्लस 1, देखो करो इसको x की टर्म्स में कैसे लेके आना, तो देखो x प्लस 1 है ना, अब x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी x की जगह मेरा x प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। अब इसको मुझे उसकी x की टर्म्स में लेके आना है, तो उसकी टर्म्स में लेके आने के लिए x को अलग कर दो और 1 को अलग कर दो, e माइनस लैम्डा वैसे रहने दो, और फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ते हैं, लेट्स सी। 5 का फैक्टोरियल है तो इट विल बी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ऐसे होगा ना। तो यानी कि x प्लस 1 का फैक्टोरियल है ना, तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे ना, x प्लस 1 फिर x सोन आगे x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसे होगा। तो यानी कि x प्लस 1 तक करके हम x को दोबारा फैक्टोरियल दे सकते हैं, समझो। यानी कि x प्लस 1 लिख के x को दोबारा मैं फैक्टोरियल दे सकती हूँ, मतलब अब इसके बाद वाले सारे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये मेरा px की टर्म्स में आ गया आराम से, e माइनस लैम्डा, इसको अलग निकाल लो, ये px की टर्म्स में आ गया, ठीक है। और बचा मेरे पास लैम्डा की पावर 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, है ना। सो आई कैन राइट हियर x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x की टर्म्स में मल्टीप्लाई लैम्डा ओवर x प्लस 1। ये देखो, ये आ रहा है फर्स्ट वाला आपका सही जवाब, समझ गए? क्लियर? आगे देखो मैनेजमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म wishes to determine the average time required to complete a certain manual operation। कहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की जो मैनेजमेंट है वो विश करती है क्या, टू डिटरमाइन एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, उसने एवरेज टाइम रिक्वायर्ड पता करना है
टू कंप्लीट ए सर्टन मैंने कि ये वाला मैनुअल ऑपरेशन एवरेज कितने टाइम में होता है। देयर शुड बी 0.95 कॉन्फिडेंस, चलो इकोनोमेट्रिक्स आ गई आपकी ये, दैट एरर इन द एस्टिमेट विल नॉट एक्सीड 2 मिनट्स, कि जो एस्टिमेट में एरर है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं आएगा, कि टाइम पता करना है ना कि एरर इतना नहीं होगा 2 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने आपको दिया हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, ठीक है। तो व्हाट सैंपल साइज इज एस्टिमेटेड बाय टाइम एंड, अब सैंपल साइज पूछा है उसने कि भाई कितना सैंपल साइज एस्टिमेट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ना हम सैंपल साइज का लगाएंगे फार्मूला, दैट इज अ फार्मूला ऑफ सैंपल साइज। ध्यान से इस फार्मूले को देखो, सैंपल साइज का ये फार्मूला लगता है स्मॉल एन इज इक्वल टू जेड। जेड का मतलब कि जो आपका वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो जेड की वैल्यू है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो जेड की वैल्यू है वो, ठीक है। जैसे इफ देर इज 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हमारी जेड की वैल्यू टू टेल्ड टेस्ट, नॉर्मली टू टेल्ड टेस्ट के लिए क्या होती है, इकोनोमेट्रिक्स याद करो, हिपोथेसिस है ना। तो जेड टेस्ट की वैल्यू आपकी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर होती है 1.96, वो यहाँ पे आएगी, समझ गए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर ई की पावर, ये आ गई स्क्वायर, ठीक है। 1.96 ई है ये, यानी कि ई का मतलब है आपका एरर ऑफ मार्जिन, कि कितना उसने कहा है कि भाई जो भी एरर आएगा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ई इज एरर ऑफ मार्जिन 2 मिनट्स, और क्या लिखा है उसने स्टेटमेंट में, इज एस्टिमेटेड बाय टाइम एंड मोशन स्टडी एक्सपर्ट एज 16 मिनट्स। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पे 16 मिनट्स कंसीडर करेंगे हम, एंड दैट इज अ स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके राउंडिंग ऑफ सैंपल आपका जो है ये कर लोगे ना कैलकुलेशंस खुद, दैट विल बी अबाउट 246 आपका ये आएगा, ठीक है जी। आगे देखो नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम इस गेम का आपको निकालना है, कैसे निकालते हैं देखो, पहले ध्यान से समझो, पहले एक प्लेयर का लो फिर दूसरे प्लेयर का लो। तो मैंने यहाँ पे देखो ये आपका प्लेयर 1 है, जब मुझे सबसे पहले प्लेयर 1 का देखना है तो प्लेयर 1 का देखने के लिए हम कॉलम वाइज लेंगे, ध्यान से समझो मेरी बात को। 4, 3 एंड 5, इन तीनों में से प्लेयर 1 क्या चूज करेगा, 5 को चूज करेगा, ठीक है। 2, 3, 4, इन तीनों में से प्लेयर 1 क्या चूज करेगा, 4 को चूज करेगा। 5, 3, 3, इनमें से प्लेयर 1 किसको चूज करेगा, 5 को चूज करेगा, ठीक है। अब प्लेयर 2 का देखो, प्लेयर 2, ये बाद वाले लेने हैं, 2, 1 एंड 0, 2, 1 एंड 0 में से 2 को चूज करेगा। 5, 2 एंड 5, नहीं 2 मिनट, यहाँ पे 4 है, 4 है देखना, 5, 2 एंड 4 में से 5 चूज करेगा, 2, 4 एंड 1 में से वो 4 चूज करेगा। बस अब नैश इक्विलिब्रियम निकालने का इजी तरीका है ये, भाई दो सर्कल्स किस में आ रहे हैं बताओ मुझे, जो दोनों चूज कर रहे हैं, दैट इज अ नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको गेम थ्योरी वाली क्लास में समझा चुकी हूँ। अगर इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए आपको कैसे निकालना है ये भी समझा दिया है, दैट इज अ नैश इक्विलिब्रियम 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू दिया हुआ है, पी एक्स दिया है, पी वाई दिया है, बजट दिया है, ऑप्टिमम लेवल्स आपको पता करने हैं परचेज के एक्स वाई के। तो कैसे बने ये देखो, अब यहाँ पे मेरा एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये, और सब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या बनेगा, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू बजट, ऐसे ही होता है। दैट मीन्स 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130। तो देखिए वैसे तो ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से सोल्व होना है, पर आपको क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इजी वे में भी सोल्व हो सकता है, मैं दोनों वेज करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो इजी वे में कैसे सोल्व होगा ये बाद में बताते हैं, पहले इसका एग्जैक्ट मेथड जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है वो क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के लिए एल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लगाओ, फिर प्लस लैम्डा सब्जेक्टिव फंक्शन 4x प्लस 6y माइनस 130, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन अगर मैं करती हूँ x की रिस्पेक्ट में पहले, तो कितना आएगा, बड़ा लंबा जाएगा इससे ये क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना पड़ेगा। डेरिवेशन की मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या होता है कि पहले x प्लस नहीं
क्या आएगा इसका डेरिवेशन, लेट्स सी। ये कांस्टेंट है ना आपका, y+1 इज योर कांस्टेंट, ठीक है। तो नॉर्मली जब मैं ऐसे करूँगी 2x तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आता है ना। तो y+1 मल्टीप्लाई x+2 तो इसका डिफरेंशिएशन आपका y+1 आएगा, राइट। प्लस यहाँ से आएगा आपका 4 लैम्डा, ठीक है। फिर अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x+2 आएगा, है ना कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा 6 लैम्डा, ठीक है। और अगर आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे तो इट वुड बी 4x + 6y - 130, ठीक है। अब इन सबको ना 0 0 के इक्वल पुट कर लो, 0 के इक्वल पुट कर लो। यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालूंगी तो कितना आएगा, 4 लैम्डा -y - 1 लैम्डा इज इक्वल टू -1 - 1/4, ठीक है। यहाँ से निकालूंगी तो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -x - 2/6 ये आएगा, है ना। तो दोनों को बराबर कर लो। अब इसका मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड करूँगी तो आपको इसका इजी तरीका पहले ही पता चल जाएगा। इजी तरीका मैं आपको बाद में समझाने वाली हूँ, तो मैं स्लाइड ऐड कर ली, ठीक है। तो कितना आया था मेरा, 1 लैम्डा आया मेरा -y - 1 ओवर कितना था, -x ओवर 4 एंड ये -2 है ओवर 6, ये आया था, है ना। अब इसको इक्वेट कर लोगे ना दोनों को, -y - 1 ओवर 4 -x - 2 ओवर 6, ठीक है। माइनस माइनस आपस में कॉमन लेके काट दो, बचा 6y+1 एंड 4x+2, ये बचेगा, ठीक है जी। अब 6y + 6 फिक्र मत करो, मैं आपको एग्जाम के लिए ये नहीं करवाने वाली, ये जस्ट लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर काम कैसे करता है ये समझाने के लिए, एग्जाम के लिए इजी मेथड करवाऊंगी इसका, ठीक है। तो इट वुड बी 6y इज इक्वल टू 4x + 8 - 6 एंड y इज इक्वल टू 4x + 2, सो y इज इक्वल टू 4x ओवर 6 + 2 ओवर 6, ये y की वैल्यू आएगी। और यहाँ से जो आप निकालोगे ना y, यहाँ से अब y निकालो, 6y इज इक्वल टू 130 - 4x, 6y किसके बराबर आया, 130 - 4x के, है ना। तो यहीं पे पुट कर दो, 6y किसके इक्वल आया है, 130 - 4x, 4x + 2, ठीक है, -4x - 4x 2 - 130 8x - 128, माइनस से माइनस कट गए, x आपका आ रहा है 8 1 का 8, 9 10 11 12 4, 8 6 का 48, x आपका 16 आ गया, 16 आ गया। और इसी तरह पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो 4th आंसर आएगा, ठीक है। दैट इज अ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर बेसिकली, जिसमें हम तीनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेशंस करके उसको इक्वल टू, ये बेसिकली अगर आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम है आपका, रिटर्न आपको सारा रिटर्न में प्रूफ करके आना है, तो ये मेथड आपके लिए बहुत काम का है। जैसे कई बार एपी के सब्जेक्टिव के एग्जाम्स होते हैं, इसलिए मैंने सारा करवाया, सब्जेक्टिव में 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो फिर आपको ये सारा सॉल्व करके आना है भी, कैसे ये चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। उसके लिए आप नोट डाउन करो, ये सारा अपनी कॉपीज पर एकदम साफ साफ करके नोट डाउन करो कि ऐसे ये सॉल्व करके आना है, सब्जेक्टिव एग्जाम किसको ही करना है आपको, तो ठीक है। ऐसे सारा इसका कैलकुलेशंस करके आनी है आपको। पर अगर आपको ऑब्जेक्टिव के बेस पर जस्ट इसका आंसर देना है, तो अब देखो मैं इरेज कर दूं इसको, आई विल इरेज दिस, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपली जो मेरा बजट इक्वेशन थी 4x + 6y इज इक्वल टू 130, है ना। ट्रायल एंड एरर करिए, ट्रायल एंड एरर, पहले x 11 16 पुट करके फिर देखिए कि क्या वो 130 के बराबर आ रहा है, फिर 15 28 देखिए क्या वो 130 के, ऐसे करके सिंपल। तो जब मैं 16 और 11 पुट करूंगी तो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 130। देखो यहाँ पे 16 पुट करो और यहाँ पे 11 पुट करो, करो पुट, 16 4 का 64 + 66, 64 और 66 कितना बचा, 130 आ गया बराबर। दैट इज द सिंपल आंसर फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जस्ट ट्रायल एंड एरर, यू नो नीड टू डू दैट सम
लेंथी कैलकुलेशंस इन फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है। समझ गए हो बात को, वो 10 नंबर का क्वेश्चन आए तब हमको ये सारी कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज सिंपली ट्रायल एंड एरर से इसका आंसर दे के आ जाइए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो। क्लियर? आगे देखो, डिमांड लो दिया हुआ है, डिमांड फिक्स है x5 पर, और कंज्यूमर सरप्लस पता करना है जी आपको यहाँ पे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। तो कैसे करते हैं कंज्यूमर सरप्लस फाइंड, लेट्स सी, मेरे साथ साथ करिए सॉल्व। पहले मैं p निकाल लूँ, x की वैल्यू 5 पुट करके कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट, p मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला है, फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन करो, मल्टीप्लाई p माइनस p मल्टीप्लाई बाय x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, उसने ना लिमिट्स दे दी है मुझे, देखो यहाँ पे लिमिट दे दी, कहता है x नोट, ये लिमिट है उसकी x की, ठीक है। x 0 पे वो 5 है, दैट मीन्स इट्स लिमिट, तो यानी कि मुझे ना इसमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी फिर 0 to 5 करके, हाँ 0 to 5 करके लगानी पड़ेंगी, क्योंकि x कितना है 5 है ना, यहाँ पे आप 0 लिखोगे, यहाँ पे आप 5 लिखो, ठीक है। तो देखो इट इज़ 9 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब पहले इसका सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आएगा देखो, इसका जब भी इंटीग्रेशन आप करोगे ना, तो मैं आपको अलग से इंटीग्रेशन बताती हूँ। पहले तो पावर 1/2 है, 1/2 में 1 प्लस करोगे तो 3/2 आ जाएगा, डिवाइड में भी 3/2 आ जाएगा, पर यहाँ पे ना माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है उसके सामने माइनस है, तो माइनस एक्स का यहाँ पे माइनस भी ऐड होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट वुड बी लाइक -9 माइनस एक्स की पावर 3/2 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले आऊँगी तो 2/3 बन जाएगा ये, ठीक है। और लिमिट्स आपको वैसे ही लिख देनी है 0 to 5 -10, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अब लिमिट्स पुट करनी है मुझे, ये कांस्टेंट बाहर ले आओ, -2/3 को बाहर ले आओ, ठीक है। तो पहले 5 पुट करो, 9 माइनस एक्स, सॉरी 5 3/2, बीच में माइनस आएगा, फिर 0 पुट करो, 3/2 ऐसे, ये 10 वैसे का वैसा, देखो ऐसे पुट करो इसको, -2/3 4 की पावर 3/2 -9 की पावर 3/2 -10, ठीक है। -2 अब कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले अंडर रूट कर लो, देखो 4 का अंडर रूट और 3 बाद में, 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे 6 पुट करो, ठीक है। अब इसी तरह 9 वाले को सॉल्व करो, 9 वाले को करो, 9 पहले इसका अंडर रूट कर दो, बाद में 3 क्यूब, 3 का क्यूब करना है, 3 का 9, 9 3 का 27 आ जाएगा, ठीक है। अब -2/3 मल्टीप्लाई -21 -10, माइनस से माइनस कट गया, 7 आ गया यहाँ पे, 14 में से 10 गए, 9 - 5, गड़बड़ कर दी ना मैंने कुछ, 8 आना था यहाँ पे, 2 2 का 4, 4 2 का 8 आना था यहाँ पे, है ना। दैट मीन्स यहाँ 19 आना था आपका, वही मैं कहूँ 19 आना था, डिवाइड बाय 3, ठीक हो गया। अब तो अभी यहाँ पे 19 2 का कितना 38 होता है, 38/3 -10, 3 एलसीएम ले लो, तो 8/3 आएगा आंसर, देखो 8/3, फर्स्ट वाला सही जवाब हो गया 8/3, ठीक हो गया। आ गई बात समझ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है इसमें मुझे, एक कंपनी है, उसका कॉस्ट फंक्शन भी दे रखा है और रेवेन्यू फंक्शन भी दे रखा है, और उसने कहा है कि
प्रोडक्ट लेवल यानी कि क्वांटिटी फाइंड करो जिस पे वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। अब देखो यहाँ पे या तो आप MR इज इक्वल टू MC वाली मेथड यूज कर सकते हो या प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं MR इज इक्वल टू MC वाला यूज करती हूँ। MR कितना आ जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन आपका ये, इसका डेरिवेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x तो 3 आएगा, ठीक है। और MC कितना आएगा, इसका आप डेरिवेशन करो, देखो 0.015 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपली पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 30 आ जाएगा, राइट। अब पॉइंट्स 3 रकमों के बाद पीछे से 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा, दैट इज 0.03, ठीक है। यानी कि इसकी डेरिवेशन आपकी होगी 0.030, लिख लो चाहे 0, ये वाला बाद वाला लिखो चाहे ना, ठीक है। x क्लियर। अब यहाँ पे x सिंपली आ रहा है मेरा 3/0.03 ऐसे, तो पॉइंट रिमूव करके मैं ऊपर कितना लिख देती हूँ 100, सो 300/3 कितना आ रहा है, x आपका 100 आ रहा है, 100 आ गया x, है ना। 300/3 दैट विल बी 100 एंड x इज इक्वल टू 100। अब कैसे पता चला इस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है नहीं, उसका रूल क्या है कि आपका MR का स्लोप कम होना चाहिए MC के स्लोप से, ठीक है। MR का स्लोप कितना है, 0 है ना, और MC का स्लोप कितना है 0.03, कुछ जा रहा है ना, मतलब बड़ा आ रहा है इसका MC का स्लोप, तो दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर इससे उल्टा हो तो वो मिनिमाइजेशन की कंडीशन होती है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ केंजियन मल्टीप्लाई दी हुई है 4 और विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, इनमें से कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन कौन सा है। तो देखो मल्टीप्लायर का फार्मूला 1/MPS, ठीक है। कहता है कि अगर मल्टीप्लाई 4 है, पहले देखो मेरा MPS कितना आएगा, ठीक है। MPS कितना आएगा, MPS आएगा मेरा 1/4, 1/4 का मतलब कितना हुआ आपका 0.25 यानी कि 0.25। अब देखो इसमें से इसका MPS 0.25 है बिकॉज सेविंग फंक्शन है, आप सेविंग को डेरिवेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो 0.25 आएगा, दैट इज द MPS यही होता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे देखो द नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है उसने 0.8, ठीक है। इनिशियल इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में चेंज कितना लिखा हुआ है उसने 100। तो बताओ नेशनल इनकम में चेंज पता करना है मुझे। टैक्स मल्टीप्लायर की बात हुई है, टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। टैक्स मल्टीप्लायर का आपका ये फार्मूला होता है, राइट, ये फार्मूला होता है। तो पहले ये लगा के मैं टैक्स मल्टीप्लायर निकालती हूँ, ठीक है। सो -0.8 1 -0.8 -0.8 ओवर कितना आएगा 0.2। टैक्स मल्टीप्लायर हमेशा आपका माइनस में ही निकलता है, ठीक है, माइनस में ही आता है ये, बिकॉज टैक्सेस बढ़ने से इनकम पर उसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ता है, कम होता है ना, कम होगी इनकम। तो -4 आया। अब देखो टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इसके भी बराबर होता है, टैक्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि टैक्सेस में चेंज आने से मेरी इनकम में कितना चेंज आया, यही होता है मतलब। तो दैट इज -4, ये मुझे पता करना है, और टैक्स में चेंज 100 है, यानी कि -400 इज द चेंज इन इनकम, ठीक है। -400 इन नेशनल इनकम विल डिक्रीज बाय 400, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आपको उसमें तो क्लासेस में एप्लीकेशन पर तो पूरा ये दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ मैं वहाँ पे मतलब इसके 4 सेशंस में A to Z न्यूमेरिकल वगैरह सारे क्वेश्चंस इसके हम सॉल्व कर चुके हैं। आप जो भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं दे नो, ठीक है, तो वो हम लाइव में सारा इसमें सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है जी।
तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पर, गिवन सैंपल्स ऑफ साइजेस 20 एंड 15। तो आपको यहाँ पे दो सैंपल्स दिए गए हैं, उनके साइजेस दे रखे हैं, एक का साइज है 20, एक का साइज है 15 और उनके साथ में वेरिएंसेस दे रखे हैं। आपको यहाँ पे पता करना है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ स्टेटिस्टिक। ठीक है जी, तो मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद करवाऊं तो हमारा एफ टेस्ट का ये फार्मूला होता है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, दिस वन S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि देखो जो आपका इसमें बड़ा ये वाला है, बड़ा है ना, लार्ज सैंपल है, लार्ज सैंपल का वेरिएंस ओवर स्मॉल सैंपल का वेरिएंस। यहाँ से तो मुझे पता चला कि ये लार्ज सैंपल है, ये स्मॉल सैंपल। अब लार्ज सैंपल का वेरिएंस कितना है 35.53, ठीक है, और स्मॉल सैंपल का वेरिएंस कितना है 34.92, that is S1 square over S2 square, that is the variance basically, square नहीं है, ठीक है। तो लार्ज सैंपल का वेरिएंस ओवर स्मॉल सैंपल का वेरिएंस, तो वेरिएंस दैट इज S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला लगाया मैंने। अब बड़े ध्यान से इसको समझना, आपके इसको पूरा डिवाइड करने लगोगे नहीं करने लगोगे, इतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम में इतनी कॉम्प्लिकेटेड से डिवाइड को करने लगोगे आप। देखो इसका अप्रॉक्सीमेट देखो, यानी कि अगर मैं 35.53 इसको रखूँ अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं इस फिगर को देखूँ तो ये भी तो 35 के अबाउट ही बन रही है फिगर, अबाउट तो 35 के ही है कि नहीं, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से थोड़ा सा बड़ा है, बस थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है। तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो आंसर आता है 1। अगर मेरा न्यूमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है यानी कि आंसर 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 पॉइंट, बहुत हल्का सा फर्क है ना, तो 1 पॉइंट। तो यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि भाई आंसर इसका 1.02, बिकॉज अगर हम बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट देखें तो 35 ही है। अगर मैं 1.0 को कंसीडर ही ना करूं, है ना, 1.02 को, तो इट विल 1, है ना, बहुत थोड़ा सा फर्क है। सो दैट शुड बी 1.02, यहीं से पता चल जाता है अगर आप पूरी डिवाइड इसकी करके ना भी देखें तो। बात समझे? तो ठीक है, तो हम अप्रॉक्सीमेट फिगर से उसका आंसर, ये 1.31 तो थोड़ा बड़ा चला गया ना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, फिर 0 पॉइंट में आंसर जा सकता था, पर यहाँ पे इसका फार्मूला ये है कि लार्ज सैंपल का वेरिएंस ओवर स्मॉल सैंपल का वेरिएंस लेना है मुझे, ठीक है जी। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करनी है, डिमांड फंक्शन की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन की, एमआर की वैल्यू पता करनी है एंड एमपीपी की। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको अब चारों को एग्जाम में तो सॉल्व करने नहीं बैठना, एक को सॉल्व कर लेंगे आंसर निकल आएगा। मैं आपको चारों को सॉल्व करना वैसे दिखा दूंगी, ठीक है, एग्जाम में। अब इनमें से सबसे सिंपल क्या लग रहा है आपको कि जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये देखो, या तो ये इजी लगेगा सी वाला करना, क्योंकि इसका ये फार्मूला अगर आपको पता है तो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना, दैट इज MR इज इक्वल टू AR भी लिख सकते हैं, प्राइस भी 1 - 1 ओवर इलास्टिसिटी। ये इसका फार्मूला हमने बहुत अच्छे से अपने कोर्स क्लासेस में कर रखा है। तो सी वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको है कि मुझे इलास्टिसिटी ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करनी आती है तो आप ए वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे ही सॉल्व करके लाइन टू लाइन बता देती हूँ, आपको जो ईजी लगता है उसको पहले सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर तक आप अप्रोच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिमांड का फार्मूला डेल्टा डी ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से मैं अगर डेल्टा डी ओवर डेल्टा पी निकालूंगी तो -8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय डी पर पुट करोगे तो कितना आएगा 64 - 48, है ना, 64 में से 48 गए तो 16 आ गए, ये है ना, तो -8 डिवाइड में 16 आएगा, सॉरी, ठीक है। 8 2 का 16, 2 3 का 6, ये लो, ये 3 आएगा आपका,
3 क्यों आएगा? क्योंकि एक तो डिमांड वाले में ऑलरेडी माइनस होता है, बिकॉज नेगेटिव रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड में, है ना। तो ये वाला माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा ऐसे, तो 3 आएगा यहाँ पे आपका, है ना। सो इसका आपका थर्ड आ गया। बस इसी से एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, अब मैं सप्लाई वाला निकालती हूँ। सप्लाई निकालेंगे तो कैसे होगा? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निकालिए, 5 आएगा डेरिवेशन करके, प्राइस 10 दिया हुआ है और क्यू कितना आएगा? 25 आएगा। 5 का 25, 5 का 10, यानी कि बी को आप लगा देंगे 4th से। बस इस 2 निकाल लिए, इनफ है। यहीं से सही आंसर मुझे पता चल गया। ठीक है, बाकी 2 एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, पर मैं आपको सारे निकाल के दिखा देती हूँ। अब इसका कैसे निकालेंगे? फार्मूला है एम आर इज इक्वल टू प्राइस 1/1 माइनस इलास्टिसिटी। तो प्राइस 8 दिया हुआ है, ठीक है, इलास्टिसिटी दी हुई है उसने 4, तो ये ऐसे हो सकता है 4 - 1/4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3/4, 4 2 का 8 एंड 3 2 का 6, है ना। तो सी को फर्स्ट से मैच कर दो। क्लियर? अब एमपीपी वीपीपी, ये हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इनके फार्मूले पढ़ते हैं। ये फार्मूला होता है ना इसका, वीएमपी इज इक्वल टू एमपीपी मल्टीप्लाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सेम है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सो ये फार्मूला, अगर मुझे एमपी निकालना है तो मैं वीएमपी को प्राइस से क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा एमपी यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकल आएगा। तो यहाँ पर आप 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 4 जो है आपका ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ एमपीपी। क्लियर? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉब डुगला प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, 2 इनपुट्स हैं, कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपने एक चीज रियलाइज की है कि जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं इनमें एक चीज बहुत कॉमन है कि तकरीबन हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपकी डेरिवेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी, डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन टिप्स पर है ना, उसके लिए न्यूमेरिकल्स रिलेटिवली इजी हैं, कम टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जिसका डिफरेंशिएशन में थोड़ा हाथ टाइट है। तो बेसिक वीडियोस है मेरी डिफरेंशिएशन पर, वो देखिए और पहले अपना कैलकुलेशन स्पीड, डिफरेंशिएशन स्पीड, ये चीज़ें बहुत फास्ट करने की ज़रूरत है अगर आप न्यूमेरिकल एग्जाम में मैक्सिमम सही करना चाहते हैं और कम टाइम में सही करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। वानी अग्रवाल, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन मैम जैसे इस बार इतना स्कैम हुआ पेपर में, अगर अगली बार भी हुआ ऐसा तो डर लगता है कि कहीं फिर ये लोग स्कैम ना करें। देखिए वानी जी, मैं आपको चीज़ समझाती हूँ। चलो वो 1-2 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी, एनटीए ने उसकी आंसर कीज नहीं ठीक किए, जो भी थे आई नो, इसके बारे में हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी, बट उस पर जो एनटीए के रिप्लाईज थे, जो आगे उनके रिप्लाईज आए, उसके बाद हम प्रोसीड नहीं कर सकते थे जैसा जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो अब यहाँ पे बात ये है कि चलो जो भी है 1-2 क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पर उसके बावजूद भी बच्चे नेट क्लियर करते हैं, जेआरएफ हर बार निकलते हैं, है ना। तो अब निकल तो रहे हैं, हर बार बच्चे अपना जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं, नेट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद एपी बन रहे हैं, पीएचडीज में एडमिशन्स ले रहे हैं, मतलब सब चीज़ हो रही है। ये जो एनटीए गड़बड़ी करता है, जैसे भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इनका जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से पॉसिबल एफर्ट, हम तो यही है ना, अपना अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब हम तो कर्म कर सकते हैं, अब क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद की टेंशन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि हम अपना बेस्ट देंगे, अपनी तैयारी अच्छी करेंगे, अपना 100% देंगे, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाली जो चीज़ है ना, उसको अगर हम अभी मत सोचें तैयारी करते वक्त तो ही बेटर रहेगा, अदरवाइज हमारी प्रिपरेशन सेक्रीफाइस होगी। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे जेआरएफ क्लियर कर ही रहे हैं, नेट क्लियर कर ही रहे हैं, और अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे कि एनटीए हर बार ऐसी गड़बड़ी ना कहीं कर दे, हर बार ऐसी चीज़ें ना हो जाए, उससे हमारे मन में डिमोटिवेशन आएगा, हम तैयारी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बात समझे हो? तो 1-2 क्वेश्चंस की गड़बड़ी के कारण भी बच्चों ने नेट जेआरएफ अपना निकाला है, तमाम स्टूडेंट्स ने निकाला है। तो अगर हम भी इन चीज़ों को टेंशन लेने की बजाय, कहते हैं ना, चिंता उस चीज़ की करो जो आपके हाथ में है, टेंशन उस चीज़ की लो। आपके हाथ में क्या है इस टाइम? आपकी तैयारी, है ना, आपकी प्रिपरेशन, उसकी टेंशन लो। अब आगे एनटीए क्या करने वाला है उसकी टेंशन अगर हम लेनी शुरू कर देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा,
है ना, वो चीज़ है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करिए। अब यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है क्यू की इक्वेशन है ना, डेरिवेशन करनी है। अब यहाँ पर भी अगर मेरे पास टोटल प्रोडक्ट है तो मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। कहता है दोनों में से क्या सही है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल लो और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी निकाल लो। चलिए पहले मैं कैपिटल निकालती हूँ, तो ए कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा, ये वैसे का वैसे, क्योंकि कैपिटल के रिस्पेक्ट में निकालना है। सो यहाँ पर अल्फा अल्फा के -1 इस तरह से ये होगा माइनस अल्फा, सो इट वुड बी लाइक दैट अल्फा -1। ठीक है, ए लेबर बीटा कांस्टेंट रख लिया, जो पावर है वो नीचे आ गई और पावर में 1 मैंने माइनस कर दिया, ये आया। ठीक है जी, अब इनमें से क्या सही, कौन सा सही है, एमपीके के बारे में। एमपीके उसने 2 दे रखे हैं, ये 2, इनमें से कौन सा सही है कैसे पता चलेगा। देखो उसके लिए मुझे थोड़ा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा पहले। सो इट विल बी लाइक दैट। अब यहाँ पर अगर हम इसको लेके चलें अल्फा प्लस बीटा को इक्वल टू 1, यानी कि एज्यूमिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, है ना, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तो अल्फा -1 बीटा के बराबर आएगा, ऐसे ही आएगा। तो आई कैन राइट हेयर अल्फा -1 बीटा माइनस बीटा, इट्स माइनस बीटा, है ना। तो अब ये जो माइनस बीटा है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले लूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो अब इसको याद रखने को अब याद भी रख सकते हैं, बट द थिंग इज कि एग्जाम में ना हर बार वो चीज़ चेंज कर देते हैं। जैसे कई बार उन्होंने कैपिटल की पावर बीटा लिख दी, किसी केस में उन्होंने लेबर की पावर अल्फा लिख दी, है ना। तो वो ये चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं हर बार। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कैपिटल की पावर अल्फा लिखी है, अब नेक्स्ट टाइम मान लीजिए वो लेबर की पावर अल्फा लिख देंगे, तो जो रटी रटाई चीज़ है फिर वो काम नहीं आएगी उस टाइम, फिर उस टाइम आपका सोल्यूशन करने की कैपेसिटी ही काम आएगी। ठीक है, तो अब ये देखो, अब इसमें से आपको ये चीज तो क्लियर हो रही है कि अपना जो है क्यू की टर्म्स में मुझे इसे निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जो एमपीके है इसको मुझे क्यू की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। ये आपका क्यू है, आई हैव टू मेक इट इन टर्म्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो अब क्यू मेरा ये इट इज ए कैपिटल अल्फा लेबर बीटा। सो क्यू की टर्म्स में निकालने के लिए ए तो ठीक आ रहा है वैसे, एंड लेबर बीटा जो है वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। कैपिटल अल्फा जो है ये मुझे यहाँ पर और चाहिए, है ना। सो आई टेक इट कॉमन। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स, एक मिनट, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। मीन्स टू से कि अगर हम इसको सिंपली ऐसे करते हैं, ए माइनस बीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे अल्फा चाहिए उसकी जगह पर, दैट मीन्स एल की पावर बीटा, अल्फा मैंने इस साइड पर बाहर ले लिया, एंड के इज माइनस बीटा, दैट मीन्स अगर के को हम ऐसे ही रखें, मतलब माइनस बीटा उसको मैं करूँ ही ना, तब ये सोल्व होगा। अल्फा -1 को अल्फा -1 ही रहने दें। सो इट विल बी के अल्फा के -1। ठीक हो गया, समझ आया मैंने क्या किया। देखो अब k की पावर अल्फा भी, क्योंकि मुझे क्यू की टर्म्स में लेके आना है ना, पहले मैं जस्ट उसको सॉल्व करती रही, बट देन आई सी के मुझे इसको क्यू की टर्म्स में लेके आना है। क्यू की टर्म्स में अगर लेके आना है तो फिर आई कांट अज्यूम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, आई कांट अज्यूम दिस, बिकॉज मुझे इसको क्यू की टर्म्स में लाने के लिए k की पावर अल्फा चाहिए। k की पावर अल्फा चाहिए तो मैं इसको ब्रोक कर सकती हूँ, k की पावर अल्फा k की पावर -1, है ना। तो अब सब सही हो जाएगा, लेबर अल्फा लेबर बीटा कैपिटल अल्फा, और ये के -1 जो मैंने, देखो ना ध्यान से समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट दैट वे आल्सो, ऐसे भी लिख सकती हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
k की पावर अल्फा -1 का मतलब है k की पावर अल्फा मल्टीप्लाई k की पावर -1, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगी इट विल बिकम लाइक दैट, है ना। ऊपर अगर -1 था, नीचे आके उसकी पावर सिंपली 1 बन गई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है मेरी ए लेबर बीटा कैपिटल अल्फा, ये सेम क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेम ये क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो दैट इज योर आंसर। तो मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है कि ऑप्शन में मुझे उसने क्या पूछा है, मुझे जो उसने ऑप्शन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व उसको करना है, ठीक है जी। सो क्यू की टर्म्स में उसको ऑप्शन से मुझे ये पता चला कि मुझे जो एमपी के निकालना है मुझे उसको क्यू की टर्म्स में लेके आना है। तो क्यू की टर्म्स में लेके आने के लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे कि मैं इसको क्यू की टर्म्स में लेके आ पाऊँ। फिर मैंने सोचा कि क्यू की टर्म्स में लाने के लिए मुझे के की पावर अल्फा चाहिए, है ना, के की पावर अल्फा चाहिए। तो इसलिए मैंने यहीं से के की पावर को अल्फा एन -1 में ब्रॉक कर लिया, जिससे वो क्यू की टर्म्स में आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे एमपीएल भी निकालेंगे, एमपीएल निकालेंगे तो ए, अब कैपिटल अल्फा को कांस्टेंट रख दो और इसकी डेरिवेशन ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसको भी सेम हम वैसे ही करेंगे क्योंकि इसको भी मुझे क्यू की टर्म्स में, दोनों ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में उसने एमपीएल एमपीके को क्यू की टर्म्स में लाया हुआ है। तो ए कैपिटल अल्फा बीटा लेबर -1 ऐसे, ठीक है। सो इट विल बी ए बीटा, ठीक है, कैपिटल अल्फा लेबर बीटा ओवर लेबर, तो ये कितना हो गया। अब इसमें से बीटा ओवर एल साइड पे रख लो, ए लेबर अल्फा के कैपिटल, हाँ ए कैपिटल अल्फा लेबर बीटा, ये क्यू बन गया सारा, दैट मीन्स बी ओवर एल मल्टीप्लाई बाय क्यू। ये आंसर सही आया आपका डी वाला। इज इट क्लियर, हो गया ना क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चले। ये है राधिका जी, स्नेहा जी, ऑलरेडी हमारे पास ये है, हम लॉन्च कर चुके हैं इसे। रेंज ऑफ फंक्शन, नया सा क्वेश्चन है, देखो रेंज निकालनी है। अब यहाँ पे ना रेंज की मुझे जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज है उसकी, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। सो एक्स अगर मैं 0 पुट करूँ, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 बन जाएगा, यानी कि y आपका 1 के बराबर आएगा, है ना। अगर x मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, तो 1 - 1 y आपका 0 बन जाएगा, है ना। अगर x मैं 1 से ज़्यादा, मान लो 2 पुट कर दूँ, 2 2 का 4, तो ये रूट ब्रेक नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब 1 - 4 -3 का अंडर रूट, अजीब सा बन गया, रूट ब्रेक हो रही है कि नहीं, है ना। तो दैट मीन्स जो आपका x है उसकी वैल्यू मैं 1 से ज़्यादा नहीं रख सकती, यहाँ पर सी 1 से ज़्यादा नहीं रख सकती। अब मिनिमम जो है 0 है, मैक्सिमम अलोड एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है। अदरवाइज अगर मैं 1 से ज़्यादा रखती हूँ, 2 रखती हूँ, है ना, तो उससे क्या होगा, रूट ब्रेक करेगी। तो दैट मीन्स 1 - एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, तो फंक्शन की रेंज जो है दैट इज 0 1। क्लियर, आगे चलिए। कहते हैं एक सिटी में पॉपुलेशन ऑफ मेन, in a population of men in a city 3% are observed to suffer from cancer। 3% जो हैं, एक मिनट, स्नेहा जी 1 मंथ का है लॉन्च, बट द थिंग इज कि आप 6 महीने करोगे क्या उसको, आपका एग्जाम तो नेक्स्ट मंथ है ना, तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे 5 महीने एक्स्ट्रा उसको। तो अभी अगर आपको ये भी प्राइस ज़्यादा लग रहा है ना स्नेहा जी, तो अभी हमारा ऑफ आएगा उस पर होली पर, तो उसके थ्रू आप एनरोल कर देना। हमने टेस्ट सीरीज वाला KVS CMRS का अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जितना आप प्राइस बोल रहे हो उससे भी कम प्राइस है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाला कोर्स देखो जाके एप्लीकेशन पर, EMRS KVS का बहुत कम प्राइस है उसका, यू कैन एनरोल इन दैट।
वो हमने स्पेशली इसीलिए किया है कि स्टूडेंट जो ज़्यादा नहीं पे कर सकते उनके लिए हम सिर्फ टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर दें, क्योंकि उस पर हमारा भी ये है कि वीडियो लेक्चर्स वाली चीज़ नहीं इम्पोर्ट हो रही है उसमें आपको टेस्ट मिल रहे हैं, PYQs मिल रहे हैं, मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है वो चीज़। तो ये देखिए, इन ए पॉपुलेशन ऑफ मेन इन ए सिटी 3% आर ऑब्जर्व्ड। अब ये चीज़ बड़े ध्यान से समझो, कहता है कि ना 3% जो है मैं सी डाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर, ठीक है, 3% आर ऑब्जर्व टू सफर फ्रॉम कैंसर, 3%, ठीक है। फिर 15% आर फाउंड टू बी स्मोकर्स, XS को लिख लेती हूँ 15। 10% कहता है, ध्यान से इस चीज को समझो, जब भी हम आइदर और की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, ठीक है, दैट इज अ रूल, यूनियन लेते हैं। वो कितना दिया हुआ है उसने, 10%, ठीक है। फाइंड क्या करना है, कहता है अगर एक मैन को रैंडमली सिलेक्ट करो तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्मोकर भी है एंड मतलब इंटरसेक्शन निकालना है आपको, ठीक है जी। सो व्हाट इज द फार्मूला क्या है इसका फार्मूला, PA प्लस PB माइनस P, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन B, यही फार्मूला होता है, यही होता है, ठीक है। तो करिए इसके अकॉर्डिंगली, यू कैन सॉल्व इट। सो आपका ये आ जाएगा 0.03 प्लस 0.15 माइनस 0.10, ये नहीं सॉरी, ये पता करना है ना, इंटरसेक्शन पता करना है, इसको x लिख लेती हूँ, ये आ गया 0.10, राइट, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व, 0.03 प्लस 0.15 माइनस 0.10, x को इस साइड ले जाइए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 0.08, देखो सबका आ रहा है, 0.03 में प्लस कर दें 0.15, देखो मैं आपको कैलकुलेशन पूरा करके दिखाती हूँ यहाँ पे, बिकॉज एग्जाम में कैलकुलेटर अलो नहीं है आपको। 0.03 पॉइंट वाला प्लस माइनस, कईयों को नहीं आता होता ये भी, तो करके दिखा देती हूँ, ये है 8, ये आना, ठीक है। अब इसमें से 0.10 माइनस कर दो 8, 0.08, तो 0.08 फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वो बोल रहा है आपको उसने कंजम्पशन का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे ना यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हुए थे, मैम ये टैक्स दिया है 0.2, तो इसको हम कैसे लें, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनकम में से डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम में से टैक्सेस को माइनस करना है ना। अब स्टूडेंट्स इसमें से कहीं का क्या करके आए कि डिस्पोजेबल इनकम माइनस 0.2 कर दिया उन्होंने, पर ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता रहता है कि इनकम में से टैक्सेस को माइनस करना है, पर यहाँ पर क्या है, ये जो टी है आपका, ये टैक्स रेट है, क्या है ये टैक्स रेट। अब टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट मतलब कि आपको ना इनकम का 0.2 लेना, इनकम का 0.2 लेना, ठीक है, प्रपोर्शन लेना है, मतलब उसका इतना 20% लेना है उसका, ठीक है। तो ये चीज अब बनाओ इसको, 100 प्लस 0.75 YD की जगह पर y माइनस 0.2 y प्लस इक्वेशन क्या होती है, इनकम प्लस अपना सॉरी इनकम की इक्वेशन क्या होती है, एक मिनट यहाँ पे मैंने इनकम लिखना था, इनकम की इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यही बनेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं दिए हुए, दैट विल बी द इक्वेशन। सो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बनाइए इसको 100 प्लस 0.75, अच्छा 1 में से 0.2 माइनस करोगे तो 0.8 आ जाएगा, है ना, 0.8 प्लस 100, ठीक है, देन इट विल बी y। अब 0.75 को यू कैन मल्टीप्लाई बाय 0.8, 0.75 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0.6 आएगा आपका, 100 प्लस 0.6 प्लस 100 y, ठीक है, y माइनस 0.6 y मैं इस साइड ले आई, ये 200 हो गए, 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो 0.4 y आ जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 200
ओवर 0.4, यानी कि 4 को रहने दो और पॉइंट हटा के ऊपर 10 ले आओ, है ना। तो y क्या आ गया 2000 ओवर 4, 4 5 का 20, 0 0, 500 आंसर आ गया सबका। 500 इज द करेक्ट आंसर, राइट। प्रमोद जी पहले ये बताइए कि आपको नीट का तैयारी करना है या नेट का, बिकॉज नीट का एग्जाम अलग एग्जाम होता है, उसका नेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट और नेट। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब ये देखो, गिवन द डिफरेंस इक्वेशन, ये स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा था। अब वो कहता है द जनरल एक्सप्रेशन वाई टी इन टर्म्स ऑफ टी कैन बी, है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना, चलो कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से करते हैं। एक चीज समझिए यहाँ पर, जो उसने ये इक्वेशन दे रखी है ना, यहाँ पर मान लो, अच्छा मैंने इसको इक्वल टू में लेके आती हूँ इजी करने के लिए, ऐसे, ठीक है। मान लो t की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा t प्लस 1 2, 1 प्लस 2 y1, ऐसे आएगा। अब मान लीजिए t की वैल्यू 2 है, लेट्स सी 2 प्लस 1 3, 1.2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये जो y2 है इसकी जगह पर ये पुट कर दूं, चल जाएगा काम। देखो y2 की जगह मैं ये पुट कर दूं, y2 इज इक्वल टू 1.2 y1, ठीक है। तो ये हो गया 1.2 का स्क्वायर y1, ऐसे हो गया, ये आपका हो गया। देखो अब ये क्या बन रहा है इसमें, देखो ये जो इक्वेशन है, अब इसमें क्या है कि इसमें t जो है इसको 1 एज्यूम किया गया, अपना सॉरी 3 एज्यूम किया गया। देखो ये 3 है, दैट इज अ t, t इज इक्वल टू 3, और ये क्या है t माइनस 1, t माइनस 1 यानी कि 2। देखो ये इक्वेशन किसके सिमिलर है, इन चारों में से देखो ये इक्वेशन किसके सिमिलर बन रही है, इसके सिमिलर बन रही है, कि यानी कि जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है y के बेस में, है ना 3, इसकी जो पावर है उससे -1 है, यहाँ से क्लियर हो रही है ये चीज़। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, अगर ये t है तो ये t माइनस 1 है, ये सेम चीज़ थर्ड वाली इक्वेशन। सो यू कैन राइट इट, ऐसे भी इसको लिख सकते हो इस इक्वेशन को, इन दिस इक्वेशन t इज एज्यूम इज इक्वल टू 3। आई बात समझ, बताइए। सो दीज थिंग्स डिमांड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हाँ प्रमोद कुमार जी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपको मेरे वाईटी लेक्चर समझ में आ रहे हैं, सो आपको मेरे कोर्स लेक्चर्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। सो यू कैन एनरोल इन ओवर क्लासेस। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन एक्सिबिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन वो बोल रहा है कि डिक्रीजिंग। अब क्या होता है कि जब हम पावर्स को प्लस करें, 1 के बराबर है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, अगर ग्रेटर देन 1 है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, अगर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है ना। दैट मीन्स यहाँ पे अब क्या आएगा आपका, देखो पहले ही सॉल्व करके देखो आप, ऐसे है L अंडर रूट का मतलब 1/2, ठीक है। अब करो इसको 1 प्लस 4 ओवर 1 ओवर 4, 1 प्लस 2 का 4, ऐसे ही आएगा। अब 3/4 बताओ, 1 से कम तो है ये 3/4, 3/4 को करो 0.2 जाता है आपका, है ना। सो 0.75 आएगा, सो 0.75 कम है 1 से ना, सो यस इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पहले ही सॉल्व करने से अगर आंसर पता चल रहा है तो अगले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, जीएनपी दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है, गवर्नमेंट परचेजेस दे रखे हैं, एक्सपोर्ट्स भी दे रखे हैं, इंपोर्ट्स भी दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट पता करना है। वेरी सिंपल, सबसे पहले इक्वेशन बनाओ y इज इक्वल टू
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में जो हम करते हैं 4 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स रहते हैं. सो लाइक दैट इट इज 14400 इज इक्वल टू 12,000. इन्वेस्टमेंट मुझे पता करनी है, गवर्नमेंट परचेजेस 1200 है, एक्सपोर्ट्स 1000 है, इंपोर्ट्स 1500 है. ठीक है, तो करो इसको. अब अगर इधर साइड सारा कुछ ले आए, दैट मीन्स 12,000 माइनस 1200, इसको सॉल्व कर लो. 1000 माइनस 1500 माइनस 500 आएगा, इधर आके प्लस 500 बन जाएगा दूसरी साइड पर आके. सो सॉल्व दिस, क्या आ रहा है इसको करिए सॉल्व. 14400 माइनस 12,000 माइनस 1200 प्लस 500, इट इज 1700. इन्वेस्टमेंट आ गई 1700 करोड़. दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर. ठीक है, आगे चलिए. डिमांड फंक्शन दे रखे है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करनी है, प्राइस है P. ठीक है, प्राइस है P. कैसे सॉल्व करोगे, लगाइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला. यस, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा P निकालिए पहले यहाँ से. -1 माइनस 2P ये आएगा, है ना, यही आएगा. अब क्यू निकाल लो P की वैल्यू पुट करके. P 5 है, 5 का 25 है. 95 माइनस 25 75, राइट. अब फार्मूला लगा दीजिए. इलास्टिसिटी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा P, माइनस लगेगा बिकॉज डिमांड है ऐसे. अच्छा, अब एक काम करिए, यहाँ पर भी इसको पहले इजी बना लेते हैं और इजी बना लेते हैं. यहाँ पर P की वैल्यू भी पुट्टी कर दो. -1 माइनस 10 माइनस 11 आ जाएगा ये, है ना, -11. तो इट विल बी -11. P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 75 है. ठीक है, 5 1 का 5, 5 5 का 25, माइनस माइनस कट गए. 11 ओवर 15 आ रहा है. कहने का मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा. अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना 0 पॉइंट समथिंग आएगा. आएगा कि नहीं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है. डिवाइड करके एग्जाम में अपने टाइम को बर्बाद मत करिएगा. यहाँ से साफ पता चल गया आपको भाई कि 0 पॉइंट कुछ आएगा. अब 0 पॉइंट कुछ का मतलब क्या है कि इनइलास्टिक है. ठीक है, इनइलास्टिक है. देखो, अगर ज़्यादा आता, 1 से ज़्यादा है, अगर 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक है, 1 से ज़्यादा है तो इलास्टिक आना था, 1 से कम है तो इनइलास्टिक है. ठीक है, इन्फिनिटली कब है, जब इन्फिनिटी होगा, जब आंसर इन्फिनिटी में आएगा. ठीक है, यानी कि आपका डिवाइड में अगर 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा. क्लियर. तो अगर जैसे हो परफेक्टली इनइलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, वो भी यहाँ पे बात नहीं हुई. ये जो है ना आपका इन्फिनिटली इलास्टिक, इन्फिनिटली इलास्टिक का मतलब यही है. देखो क्या, इन्फिनिटली इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि इन्फिनिटी आई जाए. ठीक है, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक उसका मतलब होगा पूरा ही 0 आ जाए, 0 आ जाए. ठीक है, सिंपली अगर इनइलास्टिक है दैट मीन्स लेस देन 1. ठीक है, सिंपली अगर इलास्टिक है दैट मीन्स मोर देन 1. सिंपली अगर यूनिटरी इलास्टिक है दैट मीन्स इक्वल टू 1. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर कंडीशन से क्वेश्चन बना. और ये ऑर्डर कंडीशन मैंने आपको इकोनोमेट्रिक्स की क्लासेस में बोला था, इससे क्वेश्चन बनने ही वाला है ऑर्डर कंडीशन से. कोर्स में, वाईटी पर, सब जगह आपको ऑर्डर कंडीशन वाले क्वेश्चन रटवाए थे. तो देखिए इससे क्वेश्चन बन गया. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या पता होना चाहिए. के, एम एंड जी, ध्यान से समझो. के का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एम का मतलब होता है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, और जी का मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस या नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल्स. देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको. अब पहले इसमें 3 चीजें निकालो ऑर्डर कंडीशंस के लिए. के, एम एंड जी. तो के क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. देखो 1 2 3 4 वेरिएबल देखने हैं बस. ठीक है, एरर टर्म नहीं देखनी, वेरिएबल. 1 2 3 4. y2 ऑलरेडी आ चुका है, y3 नहीं आया, 5. x3 आ चुका है, 6. 1
2 3 4 5 6 रिपीट नहीं करने आपको, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड, 6 वेरिएबल्स हैं टोटल, ठीक है। के 6 है। अब उसने किस इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का पूछा ऑर्डर कंडीशन, तो सेकंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, सेकंड इक्वेशन में 1 2 3 वेरिएबल है। जी का मतलब इक्वेशंस कितनी है, 3, और इंडिजिनस वेरिएबल्स भी तो 3 है, वाई सेम ही होते हैं, इक्वल 3। अब ये तो ऑर्डर कंडीशन है, रैंक कंडीशन को फाइंड करना इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उससे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसका वो भी मैंने आपको सारा सिखाया हुआ, रैंक कंडीशन जो हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन के केस में अलग से थोड़ा होता है, और आपका अगर रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन हो तो उसमें थोड़ा अलग तरह से फाइंड करते हैं। ऑर्डर कंडीशन दोनों के केस में सेम ही तरीका है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन एंड रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन के केस में, तो ये आएगा। अब k माइनस एम जी माइनस 1, 6 माइनस 3 3 माइनस 1 3 4 5 3 आया 2 आया, ये ऐसे है। अगर k माइनस एम ज्यादा है आपका g माइनस 1 से, सो दैट मीन्स इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है। अगर बराबर होते तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होती, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड को हम जस्ट आइडेंटिफाइड भी बोलते हैं, लेस देन होता अगर तो ये अंडर आइडेंटिफाइड होती, ठीक है जी। तो द आंसर इज ओवर आइडेंटिफाइड हियर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। उसने आपको पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, ए एंड बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नाइदर ए नॉर बी की। तो मैं आपको पहले फार्मूला दिखा देती हूँ, नाइदर नॉर बी का ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। दिस इज द फार्मूला। अगर मुझे नाइदर ए नॉर बी निकालना है, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। क्योंकि ए यूनियन बी में हम होता है आइदर और, ए यूनियन बी का क्या होता है, आइदर और दिया हुआ है तो ए यूनियन बी निकालना है, और अगर नाइदर नॉर दिया हुआ है तो 1 माइनस ए यूनियन बी होना है, ठीक है। तो पहले यानी कि मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना है। अब देखो जो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन नहीं है इसमें। इंटरसेक्शन के बिना आपका ये फार्मूला बहुत सिंपल ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, दोनों को प्लस कर दो तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड 1/3 आ गई बी की, ऐसे, ठीक है। 15 3 + 5 ऐसे ही होगा, 7/15 हो जाएगा, 5 6 7 8 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाइए, 1 माइनस 8/15 यानी कि 7/15। सो योर आंसर इज थर्ड वन, 7/15। क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, एनटीए ने कर रखी है, एनटीए ने प्रॉब्लम ये कर रखी है कि यहाँ पे होना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, उसने लिख दिया मैक्सिमम रेवेन्यू। बच्चों को कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात ये है कि चलो मैक्सिमम रेवेन्यू भी बच्चा निकाल लेगा, ठीक है, ठीक है, पर जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 12, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब Q 12 होने पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं होता, तो गलत है, गलत है ये। एंड मुझे पता चैलेंज भी कईयों ने किया होगा, पर क्यों इसका आंसर सही नहीं किया एंटी ने, देखो मतलब आंसर सही है, आंसर गलत नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इट शुड बी मैक्सिमम प्रॉफिट। नॉर्मली अगर मुझे डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन दिया हो तो मैं प्रॉफिट को ही मैक्सिमम करती हूँ, रेवेन्यू को नहीं, है ना। तो यहाँ आंसर भी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये वाला आ रहा है। देखो समझो क्या बोल रही हूँ मैं, लेट्स सी। अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। रेवेन्यू का मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड कॉस्ट पुट कर देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 80 माइनस 3Q, करिए इसको सॉल्व, 80Q माइनस 3Q स्क्वायर, और डेरिवेशन करो प्रॉफिट की विद रिस्पेक्ट टू Q, कितना आएगा, 80 माइनस 6Q माइनस 8, यही आएगा, यानी कि -6Q प्लस 72, है ना। 0 के इक्वल पुट करते हैं, नेक्स्ट क्या कंडीशन है, इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो -6Q इज इक्वल टू -72, Q इज इक्वल टू 72/6, 6 1 का 6, 6 2 का 12, ये देखो Q 12 आ रहा है, प्रॉफिट थोड़ी ना मैंने मैक्सिमम किया, क्या मैक्सिमाइज किया, रेवेन्यू, गलत लिखेगी नहीं, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट पर Q 12 आ रहा है आपका, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं पुट करती हूँ
प्रॉफिट इक्वेशन में 12 को करिए पुट, 12 को प्रॉफिट इक्वेशन में पुट करिए। प्रॉफिट इक्वेशन क्या है ना, पुट करो इसमें 80 प्रॉफिट आइए, 80 12 माइनस 3 12 का स्क्वायर, यही है ना 12 का स्क्वायर, हाँ, माइनस 120 माइनस 8 12 करना, इसको सॉल्व कितना आएगा, दैट इज 960 माइनस 12 बाई 12 कितना होता है 144 मल्टीप्लाई बाई 3 432 माइनस, आप कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ साथ सॉल्व, आपको हाथ से करना है सॉल्व, ठीक है, चाहे टाइम ले लो थोड़ा ज़्यादा, पॉज करके कर लो, बट यू हैव टू सॉल्व बाय हैंड्स, नोट फ्रॉम कैलकुलेटर। 96 कितना आएगा ये, 960 में से माइनस किया 432 माइनस 120 माइनस 96 312 आ रहा है ये। अब देखो पते की बात मैं क्या बता रही हूँ, ये 312 आ रहा है, इसमें से नहीं है कोई, है ना। कहने का मतलब कि जो उसने क्यू किया फाइंड वो 12 अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट किया, पर यहाँ पे जो उसने मैक्सिमम निकाला होगा ना वो रेवेन्यू निकाला है, प्रॉफिट नहीं मैक्सिमम निकाला, ये समझा रही हूँ मैं आपको। देखो अगर आप यही क्यू सेम रेवेन्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। देखो रेवेन्यू क्या था मेरा, रेवेन्यू इक्वेशन सिर्फ रेवेन्यू इक्वेशन 80 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर, ये थी सिर्फ रेवेन्यू वाली, है ना। यहाँ पे क्यू 12 पुट करो, करिए, देखो अब क्या आ रहा है, 80 को 12 से करेंगे तो 960 आ जाएगा, 3 है ये, ठीक है, एंड 12 बाई 12 144 मल्टीप्लाई बाई 3 432, तो 960 में से 432 माइनस करोगे तो पूरा 528 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ठीक है मैक्सिमम रेवेन्यू इज 528, पर ये मैक्सिमम प्रॉफिट था असल में, क्यों 12 प्रॉफिट में हुआ आया था, तो ये गलती थी इस क्वेश्चन में, बात समझे हो मेरी। ठीक है आगे चले, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, ब्लैक, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें समझाती हूँ, उसको समझना। वैसे हमने अपनी लेक्चर जो हमारा कोर्स लेक्चर होता है पब्लिक इकोनॉमिक्स डेफिसिट बजट डेफिसिट्स वाला, उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर कट करवा रखी हैं मैंने, टिप्स पर होंगी जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक होता है मेरा फिजिकल डेफिसिट का नॉर्मली फार्मूला हम लेते हैं कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये फार्मूला लेते हैं। बोरोइंग्स का मतलब क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो बात कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो बोरोइंग वाला है वो मुझे इसमें नहीं लेना। बस कहने का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया टोटल अपना जो है रेवेन्यू रेसिप्ट्स, दोनों तरह के आगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ गए, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर में दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ गए, पर जो टोटल रेवेन्यू है इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो आ रही हैं, ठीक है, पर कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं आ रही, ऐसे बनेगा ये फॉर्मूला। पर अगर देखें हम, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रेसिप्ट आना था, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। बोरोइंग इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल रेसिप्ट्स, है ना, प्राप्तियां है ये, प्राप्तियां रेसिप्ट प्राप्तियां, बोरोइंग ऐड होता है आपकी इनकम में यहाँ पे, तो कैपिटल रेसिप्ट्स। तो अब देखो यहाँ पे मैंने फार्मूले में कैपिटल रेसिप्ट्स नहीं लिया, कैपिटल रेसिप्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। कैपिटल रेसिप्ट में एक तो आ गई बोरोइंग, ठीक है भाई, और कैपिटल रेसिप्ट में क्या आता है, कैपिटल रेसिप्ट में रिकवरी ऑफ लोन्स भी आता है, कि भाई आपने किसी को लोन दिया हुआ था उसने आपको वापस कर दिया, वो भी कैपिटल रेसिप्ट का पार्ट है, ठीक है। और कैपिटल रेसिप्ट में क्या आता है कि भाई आपने डिसइन्वेस्टमेंट करी, अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट करी तो वो रेसिप्ट है, आपकी प्राप्ति है,
है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट रेसिप्ट जो है ये भी आपका कैपिटल रेसिप्ट का पार्ट है। ये तीनों चीजें आपकी कैपिटल रेसिप्ट की बात है। अब फिस्कल डेफिसिट में हमने बोला कि आपको बोरोइंग वाला कंपोनेंट नहीं ऐड करना, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जब आप निकालोगे खुद ब खुद में बोरोइंग ही है। फिस्कल डेफिसिट बताता है ये है कि इकोनॉमी को कितनी बोरोइंग की जरूरत है, ठीक है। तो हमको कैपिटल रिसिप्ट का बोरोइंग वाला कंपोनेंट इसमें ऐड नहीं करना, बस रिकवरी ऑफ लोन्स भी ऐड करना है, डिसइन्वेस्टमेंट रेसिप्ट भी ऐड करनी है जो यहाँ पे दी। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर अब कि रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस कैपिटल रेसिप्ट मत लिखिए, या अगर लिख लेते हैं ऐसे, है ना। तो इसमें अब जो ये जो कैपिटल रेसिप्ट में ऐड करूंगी इसमें बोरोइंग नहीं होगी, पर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट दोनों होंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे कैपिटल रेसिप्ट दो तरह की हो गई, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट से रेसिप्ट, ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा, रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 8600 है जिसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी दी हुई है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स 5600 दे रखी है, 5600 प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स को मैंने दो भागों में, उसने कैपिटल रिसिप्ट पूरा नहीं दिया क्योंकि पूरे में बोरोइंग भी आ जाएगी, ठीक है। उसने कैपिटल रिसिप्ट में एक दिया डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि 400 और 150, 400 एंड 150 ऐसे निकालना आपको प्राइमरी डेफिसिट है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला फिस्कल डेफिसिट निकाल के उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट तभी आएगा। अब ये जो मैंने लिखा है इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, सॉल्व इट। 8600 में से माइनस, पहले हम प्लस कर लेते हैं सारा, 5600 प्लस 400 प्लस 150, 6150 आएगा ये। 8600 में से 6150 को आपको जो है वो माइनस करना है, यानी कि आपका 2450 आएगा ये। फिस्कल डेफिसिट अगर आपको पूछा होता तो आपका 2450 आ जाता। अब पूछा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट में से आपको इंटरेस्ट पेमेंट 800 की माइनस कर देनी है, ठीक है। सो 2450 में से 800 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1650 आ जाएगा, 1650। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यस। सो ये थे आपके दिसंबर 2025 के सारे न्यूमेरिकल्स। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है स्नेहा जी, आप होली ऑफर का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आजकल में हो जाएगा तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर काफ़ी मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, एनीवन एल्स, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? सब क्वेश्चन समझ आ गए ना सबको? जी इको इन्फो सेकेंड जी, रिकॉर्डेड देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमको पता होता है कि भाई साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम होगा जून में, दूसरा दिसंबर के आसपास, है ना। हम उसमें लाइव लेते हैं, आराम से अपना टारगेट रख के कंप्लीट करवाते हैं। जो दूसरे कोर्स हैं आपके स्टेट लेवल के, जैसे आप बोल रहे हो यूपी जीडीसी, जीआईसी, है ना, अब इन में ये चीज़ होती है कि इनका हमको डेट का ज़्यादा कुछ अंदाज़ा होता नहीं है, डेट की कोई श्योर शॉट इसमें नहीं होता, और ये एग्ज़ाम तो पोस्टपोन भी होते रहते हैं। तो जिस एग्ज़ाम में हमको डेट का पता ही नहीं है उसमें लाइव शेड्यूल करना, लाइव सारे सेशंस कंडक्ट करने रिस्की है हमारे लिए, बिकॉज एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एग्ज़ाम से पहले उसको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो उसमें लाइव में अगर मैं रखूँगी तो क्या होगा,
कि आपकी एग्जाम डेट 1 महीने बाद आ जाती है। अब सिलेबस आपका इतना अभी पड़ा हुआ है जो लाइव में करवाया ही नहीं, तो कमिटमेंट मेरी कैसे पूरी होगी आपके साथ, बताइए। दैट्स द रीज़न कि स्टेट लेवल के कोर्सेज जिनका डेट का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं रहता, उसमें हम रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा अपनी पेस पर देखे, बच्चे को पहले दिन से सब चीज़ मिल जाए, उसकी मर्जी है, पहला यूनिट देखे उसकी मर्जी है, दूसरा यूनिट देखे उसकी मर्जी है, 2x की स्पीड पर देखे उसकी मर्जी है, कुछ क्लासेस उसको है कि ये मुझे आती हैं इसको स्किप करने करते, तो उससे उसमें बच्चे का ही फायदा है। आप ये चीज़ समझते ही नहीं हो कि असल में आपको पहले दिन से अगर रिकॉर्डेड मिल जाता है तो आपका ही फायदा है। मैंने तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट सुने हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर आके बोलते हैं हम फलाने प्लेटफॉर्म से हमने कोर्स लिया था, लाइव में क्लासेस ले रहे थे, एग्जाम की डेट आ गई, हमारा 25% सिलेबस अभी पेंडिंग था जो करवाया ही नहीं गया था और एग्जाम की डेट आ गई थी। बताइए ऐसे लाइव लेना ज़्यादा ठीक लगता है आपको, कि या ऐसे सही लगता है कि पहले दिन आपको क्लासेस पूरी फुल फ्लेज मिल रही है? और हर कोर्स में हम करंट अपडेट करते हैं। आपका बजट आया, आपका इकोनॉमिक सर्वे है, जितनी मेरी एप्लीकेशन पर कोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैंने सब में वो क्लासेस अपडेट की हैं, बिकॉज हर इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स ज़रूरी होते हैं इकोनॉमिक्स के पढ़ने, तो हर कोर्स में वो अपडेट होगा। आपका हर कोर्स टाइम टू टाइम अपडेट होता है। ऐसा नहीं होता कि क्लास रिकॉर्डेड है तो चलो जी वो पुराना है, ऐसा नहीं होता। लेटेस्ट होती हैं वो क्लासेज और उसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स जाते हैं। बात समझे हो मेरी? तो सब चीज़ आपके फायदे के लिए होती है। उसके लिए आपको मॉडल आंसर्स मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप इस तरह के सेशंस को और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, एजुकेटर भी आपको करवाता रहेगा, ऐसे सेशंस कंडक्ट करता रहेगा लाइव में। ठीक है जी। सो मेक श्योर कि बता देना मुझे कमेंट्स करके, अगर ऐसे सेशंस कंटिन्यू करना चाहते हो, शेयर कर देना दूसरे एस्पायरेंट्स के साथ। एंड नॉट ओनली सिर्फ नेट के लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो सबके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेट का टाइटल हम इसलिए दे देते हैं बिकॉज थोड़ा नेट के एस्पायरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा है थोड़े, इसलिए। अदरवाइज स्टेट लेवल के हर एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का है उसके लिए ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।